हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज केशव एंड यू आर वाचिंग कॉमर्स स्टडीज। आज मैं आप सबके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ क्लास 12 का मैक्रो इकोनॉमिक्स से चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम को हम पूरे डिटेल में स्टडी करेंगे, बहुत ही कम टाइम लेंगे। इसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक्स हैं हम उसको डिस्कस करेंगे इन डिटेल, और हम इस चैप्टर को मेरे हैंड रिटन नोट से पढ़ेंगे ताकि आप सबको इजी लगे। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, एक गूगल ड्राइव का लिंक होगा, आप उसको ओपन करके मेरे नोट्स एक्सेस कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट विद आवर चैप्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सबसे पहले हमें डिस्कस करना होगा कि व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हमारी इकोनॉमी में कौन सी होती है? तो हमारी इकोनॉमी में तीन बेसिक टाइप की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं। दैट इज फर्स्ट इज प्रोडक्शन, सेकंड इज कंजम्पशन एंड थर्ड इज कैपिटल फॉर्मेशन। तो फर्स्ट वन इज प्रोडक्शन। प्रोडक्शन क्या होती है सर? प्रोडक्शन सिंपली रॉ मटेरियल को कुछ वैल्यू एडिशन करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करने को हम क्या कहते हैं? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मतलब कि इनपुट को हमने एक मशीन में डाल दिया फॉर एग्जांपल, या फिर एक फंक्शन में डाल दिया, तो उसके अंदर प्रोसेसिंग हुई। प्रोसेसिंग करने के बाद जो हमारे पास आउटपुट निकला उसको हम कहते हैं फिनिश गुड्स, और जो हमने इनपुट डाला था उसको हम कहते हैं रॉ मटेरियल। तो इसीलिए प्रोडक्शन की डेफिनेशन क्या होगी हमारे पास? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। आप ये सब लिख सकते हैं, आउटपुट को कन्वर्ट करना फिनिश गुड में एंड ऑल। नेक्स्ट आते हैं, हमारे पास कंसेप्ट है कंजम्पशन का। कंजम्पशन क्या होती है सर? कंजम्पशन, एक देखो, कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क होता है। कंज्यूमर होता है जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है प्रोडक्ट को, और कस्टमर होता है जो सिर्फ परचेज करता है। अब अ कस्टमर मे बी अ कंज्यूमर, अ कस्टमर मे नॉट बी अ कंज्यूमर, और सिमिलरली अ कंज्यूमर मे बी अ कस्टमर एंड कंज्यूमर मे नॉट बी अ कस्टमर। तो हम कंजम्पशन को कैसे स्टडी करते हैं सर? यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द वांट्स। सेटिस्फाई द वांट्स, सर ये सुना सुना लगा है कहीं पे। सेटिस्फाई द वांट्स, क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स में आपने यूटिलिटी एनालिसिस पढ़ा था जिसमें आप कंजम्पशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। कंजम्पशन की सेम डेफिनेशन आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, यूजिंग गुड्स एंड सर्विसेज टू सेटिस्फाई द वांट्स। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड, कैपिटल फॉर्मेशन। कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है सर? एडिशन टू एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक इज नोन एज कैपिटल फॉर्मेशन। सर कुछ नहीं समझ में आया। कैपिटल वर्ड आपने अकाउंट्स में सुना है, बैलेंस शीट में सर लाइबिलिटी साइड सबसे ऊपर आता था कैपिटल। कैपिटल होता क्या है? जो हमारा प्रोपराइटर जो होता है वो बिजनेस शुरू करने के लिए कुछ कैपिटल लगाता है, दैट इज कैपिटल। अकाउंटिंग क्वेश्चन क्लास 11th, कैश इंट्रोड्यूस्ड, तो उसको हम कैपिटल में लिखते थे। तो कैपिटल दैट इज जो हमारा प्रोपराइटर है वो बिजनेस में क्या कर रहा है? इन्वेस्ट कर रहा है। तो हम कैपिटल फॉर्मेशन को भी नाम क्या देते हैं? इन्वेस्टमेंट। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज इन्वेस्टमेंट। तो कैपिटल फॉर्मेशन क्या हुआ सर? या तो हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक पड़ा है, उसके अंदर आप हम क्या कर देंगे? एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक में क्या कर देंगे? एडिशन। या फिर हमारे पास कोई कैपिटल स्टॉक नहीं पड़ा तो फिर उसके अंदर हम फॉर्मेशन। तो कैपिटल फॉर्मेशन में क्या लिखना है? एडिशन टू एन एग्जिस्टिंग कैपिटल स्टॉक, और इसका दूसरा नाम क्या है? इन्वेस्टमेंट। ये तो बेसिक्स हो गए हमारे इस चैप्टर के। अब आते हैं इस चैप्टर की जो मेन, जो इस चैप्टर का नेम है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, बहुत दिक्कत है सर इस टॉपिक में भी। क्या होता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? देखो, एक सर्कल क्या होता है? सर्कल मैं ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सर्कल इस टाइप का होता है, मतलब कि हमारे एक के बाद एक प्रोसेस चलती जाएगी। आपने जैसे बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मतलब कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। फिर कंट्रोलिंग के बाद दोबारा प्लानिंग करते हैं, फिर ये ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग चलता रहता है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ऐसे ही हमारी इकोनॉमी के अंदर जो भी हमारे फेजेस होते हैं या फिर प्रोसेसेस होते हैं, वो बार बार कंटिन्यू होती रहती हैं, सर्कुलर फॉर्म में चलती रहती हैं। तो उसी के हम कहते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब इसको सिर्फ फ्लो ऑफ इनकम क्यों कहते हैं सर? आउटपुट, सर्कुलर फ्लो ऑफ आउटपुट क्यों नहीं कहते? एक ही बात है सर। अगर हमारी आउटपुट इधर से उधर जाएगी तो इनकम दूसरी साइड जाएगी। इसको हम आगे एक्सप्लेन करेंगे रियल फ्लो, मनी फ्लो में। अभी पहले सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मीनिंग देख लेते हैं भी क्या है। तो फ्लो ऑफ मनी, इनकम, और फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। तुम्हें सिर्फ कीवर्ड्स पे फोकस करना है, मनी, इनकम, गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स। अगर आप पार्ट में डिवाइड करोगे किसी डेफिनेशन को तो आपको अच्छे से याद हो जाएगी, बट अगर आप एक डिटेल में पूरी लाइन रट्टा मारोगे तो याद नहीं हो सकती, जितने भी कोशिश कर लो। तो हमारे पास क्या आती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? मनी में जो फ्लो ऑफ मनी इनकम है, या फिर फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है। कहाँ पे सर? डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। कौन कितने फेजेस होते हैं हमारे पास सर्कुलर फ्लो में? सबसे पहला फेज जो हमने पीछे अभी इकोनॉमिक एक्टिविटीज पढ़ी है ना, उसी से रिलेटेड है। सबसे पहला फेज है हमारे पास
फेज ऑफ प्रोडक्शन, सबसे पहले कुछ प्रोड्यूस करेंगे, प्रोड्यूस करने के बाद क्या करेंगे सर, हम उसको ना मार्केट में बेच देंगे, मार्केट में बेच देंगे तो हमारे पास पैसा आ जाएगा। तो सेकंड फेज क्या हो गया हमारे पास, इनकम जनरेशन। फिर उसके बाद हम सर इनकम जनरेट कर लेंगे, फिर उसी इनकम को हम सर बिजनेस में लगा देंगे, बिजनेस में लगा देंगे, प्रोडक्शन में लगा देंगे। तो फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। अब इसको दूसरे मेथड से समझे कि अगर एक कंज्यूमर एक गुड्स के ऊपर खर्चा कर रहा है तो वो किसकी इनकम बनेगी, प्रोड्यूसर की। प्रोड्यूसर की इनकम बन गई तो प्रोड्यूसर उस इनकम को क्या करेगा, खुद का कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कर सकता है और दूसरा इन्वेस्टमेंट भी कर सकता है। वो इन्वेस्ट कर देगा और प्रोडक्शन के लिए, और प्रोड्यूस करेगा तो और सामान बेचेगा, और सामान बेचेगा तो और पैसा आएगा उसके पास, और पैसा आएगा तो और री इन्वेस्ट करेगा। एक सर्कल में चल रहा है पूरा प्रोसेस। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हम अपने फेजेस ऑफ प्रोडक्शन को एक बार डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। फेज ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि वैल्यू में एडिशन करना क्या कहते हैं, प्रोडक्शन मतलब कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड, या फिर वैल्यू एडिशन करना किसी भी प्रोसेस में, दिस इज कॉल्ड प्रोडक्शन। नेक्स्ट है इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन होता है डिस्ट्रीब्यूशन और जनरेशन ऑफ इनकम, की इनकम को लोगों में बांटना या फिर प्रोड्यूसर की इनकम कमाना। नेक्स्ट है हमारे पास फेजेस ऑफ एक्सपेंडिचर, या फिर इसको डिस्पोजिशन फेज भी कहते हैं हम। एक्सपेंडिचर, अगर आपने डिटेल में एग्रीगेट डिमांड या सप्लाई वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपने ध्यान से याद किया होगा कि एग्रीगेट डिमांड एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, और एडी को हम एक्सपेंडिचर भी कहते थे, टोटल एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। तो एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई होता है। तो हमारे पास कौन से दो टाइप के एक्सपेंडिचर हो गए सर, सी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। तो फेजेस ऑफ एक्सपेंडिचर समझ में आया। तो हमारी इकोनॉमी में तीन फेजेस होते हैं, कौन से, रिपीट करेंगे मेरे साथ। प्रोडक्शन फेज, income generation phase and expenditure phase. Now let us continue with our next topic, that is real and money flow. रियल फ्लो क्या होता है सर, मनी फ्लो क्या होता है सर, ये याद नहीं रहता। तुमको सिर्फ एक ही चीज याद रखना है, मनी फ्लो क्या होता है। मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी। मनी फ्लो दैट इज फ्लो ऑफ मनी। मनी मतलब कि कैश, कैश मतलब कि पेमेंट या रिसिप्ट। तो देखो पहले हम मनी फ्लो को डिस्कस करते हैं। मनी फ्लो क्या होता है सर, कि फ्लो ऑफ मनी या फिर फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स, मतलब कि पैसा जहां पे फ्लो हो रहा है दैट इज फ्लो ऑफ मनी। अब हम बार बार वो चीज रिपीट नहीं कर रहे क्योंकि ये रिवीजन लेक्चर है कि अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ सोसाइटी, क्योंकि आगे हम देख लेंगे कि कौन से सेक्टर्स हैं हमारी सोसाइटी में, क्योंकि हमारे पास 2 सेक्टर 3 सेक्टर 4 सेक्टर बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो आगे डिस्कस करेंगे। तो सर हमने याद कर लिया कि मनी फ्लो, फ्लो ऑफ मनी या फिर फ्लो ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। तो अब रियल फ्लो को कैसे याद रखें सर, रियल फ्लो, रियल फ्लो होता है रियलिटी में हम जिस चीज को देख सकते हैं। रियलिटी में हम किस चीज को देख सकते हैं, गुड्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम एक दुकान पे गए, दुकान पे तुमने 10 रुपए दिए और 10 रुपए के बदले में तुमने एक चिप्स का पैकेट लिया। तो वो चिप्स का पैकेट दुकानदार ने तुम्हें दिया और तुमने दुकानदार को क्या दिया, 10 रुपए। तो तुमने जो दुकानदार को 10 रुपए दिए दैट इज फ्लो ऑफ मनी, उसको हम कहते हैं मनी फ्लो। और दुकानदार ने तुम्हें चिप्स का पैकेट दिया तो दैट इज नोन एज फ्लो ऑफ गुड्स। गुड्स और सर्विसेज भी हो सकती है, अगर हम बार्बर पे जाएं तो हम सर्विस गेन करते हैं, तो दैट इज फ्लो ऑफ सर्विस। तो जो गुड्स या सर्विस का फ्लो होता है उसको हम कहते हैं फ्लो, कौन सा फ्लो, रियल फ्लो। और अगर हमने उनको उसके बदले में पैसा दिया है, तो दैट इज मनी फ्लो। तो यही होता है। अब सर हमें रियल फ्लो मनी फ्लो का चलो मतलब समझ में आ गया, बट इसके अंदर जो हमारे पास चार ये जो रेंट, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, ये नहीं याद रहता सर, इसको कैसे याद रखें। तो रियल फ्लो के अंदर एक चीज ध्यान रखना, गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, ठीक है। तो गुड्स एंड सर्विसेज कौन फ्लो करेगा वो मैटर करता है। तो हमारे पास 4 टाइप्स के रियल फ्लो याद करने के लिए हमारे पास 4 एस्पेक्ट्स हैं। उसको मैं एक ही चीज याद कराता हूँ, CELL। CELL सर, ये सेल क्या होता है, C फॉर कैपिटल, E फॉर ऑन्टरप्रेन्योर, L फॉर लैंड एंड L फॉर लेबर। अगर तुमने रियल फ्लो के ये 4 चीजें याद रख ली तो तुम्हारे पास मनी फ्लो की 4 चीजें अपने आप बन जाएंगी। इसको अब के हम देखते हैं। CELL याद कर दिया, कैपिटल, कैपिटल कौन इंट्रोड्यूस करता सर, बिजनेसमैन कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा। तो ऑन्टरप्रेन्योर को क्या करता सर, सर कैपिटल तो बिजनेसमैन करता है, दैट्स इट। बट एक्चुअल में ना कैपिटल को हम क्या, दूसरा नाम क्या दिया था हमने कैपिटल फॉर्मेशन को, इन्वेस्टमेंट। और अगर हम एज ए इन्वेस्टर कहीं पे इन्वेस्ट करते हैं तो उसके बदले में हमें रिटर्न, हम उसको सोचते हैं कि हमें इन फ्यूचर रिटर्न मिलेगा, एक्सपेक्ट करते हैं हम इन फ्यूचर की हमें रिटर्न मिलेगा, उस रिटर्न को कहते हैं हम इंटरेस्ट। क्लियर है।
तो कैपिटल पे हमें इंटरेस्ट मिलता है। ऑन्टरप्रेन्योर ऑन्टरप्रेन्योर मतलब कि जो नया बिजनेस शुरू करता है नए आइडिया के साथ, तो वो अपने ऑन्टरप्रेन्योर अपनी कैपिटल के ऊपर क्या रिटर्न मांगता है? प्रॉफिट। नेक्स्ट है लैंड। सर लैंड पे हम क्या कमाते हैं? लैंड को हम रेंट पे दे सकते हैं, तो रेंट कमाएंगे। और लेबर लेबर क्या मांगता है? सर वेजेस मांगता है। तो यही चीज अगर हमने रियल फ्लो की याद कर ली तो हमारी मनी फ्लो की अपने आप बन जाएगी। देखो सीई डबल एल से याद करा हमने, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल से क्या आता है? अब यही चीज मनी फ्लो की तरफ जाएगी, देखना। कैपिटल से क्या आता है? इंटरेस्ट। कैपिटल फॉर्मेशन इन्वेस्टमेंट होता है, इन्वेस्टमेंट पे हम कमाते हैं इंटरेस्ट, तो कैपिटल पे इंटरेस्ट। उसके बाद ईसीई, ई से एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस से क्या कमाता है? प्रॉफिट। एंटरप्रेन्योर कमाएगा प्रॉफिट। देखो कैपिटल पे इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, कैपिटल से क्या आ रहा है हमारे पास मनी फ्लो में? इंटरेस्ट। कैपिटल पे इंटरेस्ट आ रहा है। एंटरप्रेन्योर क्या कमा रहा है? प्रॉफिट्स। और लैंड से हम क्या कमा पा रहे हैं? रेंट। और लेबर क्या मांगेगा? वेजेस। तो रियल फ्लो, मनी फ्लो समझ में आया? इसको आप बार बार याद कर सकते हैं। रियल फ्लो, सीई डबल एल, सेल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। कैपिटल से क्या कमाते हैं? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर क्या कमाते हैं? प्रॉफिट। लैंड से क्या कमाते हैं? रेंट। और लेबर क्या मांगता है? वेजेस। तो यही चीज हमारी मनी फ्लो होगी। इनको हम फैक्टर पेमेंट्स कहते हैं। क्लियर है? दीज आर फैक्टर सर्विसेज, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर, एंड दीज आर फैक्टर पेमेंट्स। विच फैक्टर पेमेंट्स किस में आती है? मनी फ्लो में। एंड फैक्टर सर्विसेज आती है हमारी रियल फ्लो में। अब ये सर फैक्टर पेमेंट, फैक्टर सर्विसेज का यूज कहाँ होता है? ये हम यूज करते हैं हमारे आगे की टॉपिक्स में जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। टू सेक्टर मॉडल के अंदर हम सिंपल इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम में हमारे पास अलग अलग टाइप के फ्लो होते हैं इनकम के, उसको पहले स्टडी करेंगे। पहले सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी देख लेते हैं, फिर उसके बाद सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम देख लेते हैं। अब मैं इसके अंदर तुम्हें 4 ट्रांजैक्शंस एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जिसके अंदर तुम देख पाओगे कि हमारे पास रियल फ्लो भी होता है इकोनॉमी में और मनी फ्लो भी होता है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी के साथ, टू सेक्टर मॉडल इन अ सिंपल इकोनॉमी। सर टू सेक्टर मॉडल, आपने तो सेक्टर के नाम ही नहीं बताए, अब बता देते हैं। सेक्टर्स हमारे पास टू सेक्टर मॉडल में, लकीली तुम्हारे पास 12th क्लास के सिलेबस में सिर्फ टू सेक्टर मॉडल ही है। थ्री सेक्टर एंड फोर सेक्टर इन्होंने इग्नोर किया क्योंकि अभी तुम बच्चे हुए पढ़ने के लिए। आगे बी कॉम में, एम कॉम में फोर्थ सेक्टर तक पढ़ाए जाएंगे। तो अभी टू सेक्टर मॉडल पे फोकस करते हैं। हमारे पास दो ही सेक्टर होते हैं इकोनॉमी में। फर्स्ट इज प्रोड्यूसर, फर्स्ट वन इज प्रोड्यूसर सेक्टर, या फिर इसको हम फर्म्स भी कहते हैं, जो फर्म्स प्रोड्यूस करती हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। और दूसरे होते हैं हाउस होल्ड्स। एक्चुअली जो नॉर्मल पर्सन इन एक इकोनॉमी, जो कि कंज्यूमर है, या फिर एक पर्सन जो एम्प्लॉयमेंट देने को किसी को, मतलब कि किसी के यहाँ काम करने को तैयार है, दैट इज हाउस होल्ड। तो हम सबसे पहले, मैंने यहाँ पे सर ये कर रखे 1, 2, 3 एंड 4। सर ये क्या चीज है? इसको नीचे एक्सप्लेन कर रखा है, तुम नोट्स डाउनलोड करोगे ना, तो ये जब 1 पढ़ोगे तो 1 की ये यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पढ़ देना, 2 पढ़ोगे तो 2 की यहाँ पे एक्सप्लेनेशन गिवन है, 3 एंड 4 की एज इट इज। तो देखते हैं सबसे पहले हाउस होल्ड्स ने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में, ये 1, 2, 3, 4 ट्रांजैक्शन है हमारी इकोनॉमी में। हाउस होल्ड्स ने फर्स्ट ट्रांजैक्शन में इनको प्रोड्यूसर सेक्टर्स को कुछ दिया है। देखिए सर क्या दिया है? सर फैक्टर सर्विसेज दिया है। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज कौन सी देंगे प्रोड्यूसर सेक्टर में? एक आम इंसान प्रोडक्शन में कैसे हेल्प कर सकता है? या तो सर वो प्रोड्यूसर सेक्टर को कुछ पैसा डाल देगा, इन्वेस्ट कर देगा, जिसके बदले में वो इंटरेस्ट मांगेगा। तो फर्स्ट वन इज कैपिटल फॉर्मेशन, सी। और उसके बाद वो सर एंटरप्रेन्योर भी तो हो सकता है, वो एक बिजनेस में भी तो इन्वेस्ट कर सकता है, पूरा का पूरा बिजनेस भी तो खरीद सकता है, जिसके बदले में वो प्रॉफिट मांगेगा। ठीक है, तो सेकंड इज एंटरप्रेन्योर। सर वो अपना अपनी जमीन भाड़े पे दे सकता है प्रोडक्शन के लिए, तो लैंड। सर वो एज अ लेबर काम कर सकता है प्रोडक्शन सेक्टर में। ये 4 सर्विसेज होगी हमारी फैक्टर सर्विसेज, जो अभी हमने पीछे पढ़ी हैं, वो फैक्टर सर्विसेज हमारी यहाँ पे काम आ रही है। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन में हाउस होल्ड्स ने इनको फर्म्स को क्या दिया? इनको फर्म्स को क्या दिया? फैक्टर सर्विसेज दी। फैक्टर सर्विसेज कैसे याद रखनी है? सीई डबल एल, सेल, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। ये बार बार रिपीट होगा इस चैप्टर में, इस करके रट लो इस चीज को। तो ठीक है, तो सेकंड ट्रांजैक्शन पे आते हैं। अब सर ये प्रोड्यूसर सेक्टर कुछ दे रहा है हमारे हाउस होल्ड्स को, इन्होंने फैक्टर सर्विसेज दे दी, तो बदले में इनको क्या मिलेगी? फैक्टर पेमेंट्स मिलेगी। फैक्टर पेमेंट्स किससे आती हैं? अभी याद करवाया, सेल से आती हैं। सेल्स कैपिटल के पे क्या मिलेगा हमें बदले में? इंटरेस्ट मिलेगा सर। उसके बाद
कैपिटल के बाद क्या होता है? ऑन्टरप्रेन्योर। ऑन्टरप्रेन्योर क्या कमाएगा सर? प्रॉफिट। ये लिखा पड़ा है प्रॉफिट। और फिर उसके बाद लैंड पे क्या मिलेगा हमें? रेंट मिलेगा। और लेबर क्या मांगेगा? वेजेस मांगेगा। ये फर्स्ट टू ट्रांजेक्शन समझ में आई सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ जा रही है। फर्स्ट ट्रांजैक्शन हाउस होल्ड प्रोड्यूसर को देंगे फैक्टर सर्विसेज। अभी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए नहीं हमने। पहले प्रोड्यूस करने के लिए फैक्टर सर्विसेज इधर से उधर जाएंगी, फिर फैक्टर पेमेंट्स इधर से उधर आएंगी, फिर उसके बाद जब प्रोडक्शन हो जाएगी तो गुड्स एंड सर्विसेज का फ्लो देखेंगे और पैसा इधर उधर करेंगे। ठीक है, तो इसी के बाद हम थर्ड ट्रांजेक्शन पे आते हैं। थर्ड ट्रांजेक्शन सर प्रोड्यूसर सेक्टर दे रहा है इस बार कुछ हाउस होल्ड्स को। प्रोड्यूसर दे रहा है हाउस होल्ड्स को। प्रोड्यूसर क्या देगा हाउस होल्ड्स को? सर उसने फैक्टर पेमेंट्स दे दी और उसके बदले में उसको फैक्टर सर्विसेज मिल गई थी। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा सर? प्रोडक्शन कर लेगा। प्रोडक्शन कर लेगा तो प्रोडक्शन करने के बाद गुड्स का अपने पास थोड़ी रख के रखेगा वो गुड्स। वो अब कहाँ दे देगा? हमारे हाउस होल्ड्स को बेच देगा। तो हमारी थर्ड ट्रांजेक्शन आती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स। मतलब कि प्रोड्यूसर से हमारी गुड्स एंड सर्विसेज हाउस होल्ड्स की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो बदले में हाउस होल्ड्स क्या देंगे इसको? पेमेंट कर देंगे। पेमेंट किस फॉर्म में? गुड्स एंड सर्विसेज ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? कंज्यूम करने के लिए। तो कंज्यूम करने के बदले उसको क्या मिलेगा? फोर्थ पॉइंट, दैट इज कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यहाँ पे हमने चार ट्रांजेक्शन पढ़ी हैं। सर इसको याद कैसे करें? अब एक दो तीन चार आपने तो ऐसे ही पढ़ा दिया। देखो, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, सबसे पहले हम फैक्टर सर्विसेज देंगे। हम हाउस होल्ड्स हैं, हमारे सामने फर्म्स हैं, हम फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिससे हम प्रोडक्शन होगी। तो फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या मिलेगा सर हमें? फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगी। अब फैक्टर सर्विसेज को कैसे याद रखें सर? CELL, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड, लेबर। सर फैक्टर पेमेंट को कैसे याद रखें? सेल याद रखो, अपने आप पेमेंट्स आ जाएंगी। सी पे कैपिटल पे क्या मिलता है हमें? इंटरेस्ट। एंटरप्रेन्योर क्या कमाता है? प्रॉफिट। लैंड पे क्या मिलता है? रेंट। और लेबर पे वेजेस। फैक्टर सर्विसेज एंड फैक्टर पेमेंट्स आर क्लियर। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पे। हमारी क्या होती है? गुड्स एंड सर्विसेज अब प्रोड्यूस हो चुकी हैं। प्रोड्यूस करने के बाद हम उनको बेचेंगे हाउस होल्ड्स को। बेचने पे हाउस होल्ड्स को मतलब कि फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कहाँ जाएंगी? हमारी हाउस होल्ड्स के पास जाएंगी। अब उसके बदले में हाउस होल्ड्स क्या खर्चा करेगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कितना इजी था इसमें। ठीक है, अब आते हैं अपना वापस आते हैं अपने रियल फ्लो और मनी फ्लो वाले कंसेप्ट पे। मैंने कहा था तुम दुकानदार पे जाओगे, दुकानदार तुम्हें चिप्स का पैकेट देगा 10 वाला, वो हो गया रियल फ्लो। और तुमने पैसे दिए तो वो मनी फ्लो। तो ध्यान से देखो, जो हमारी थर्ड ट्रांजैक्शन है, गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड, मतलब दुकानदार ने तुम्हें चिप्स का पैकेट दे दिया, ये कौन सा फ्लो होता था? रियल फ्लो। तो थर्ड पॉइंट हमारा क्या आ गया? रियल फ्लो में आ गया। देखो, थर्ड पॉइंट हमारा रियल फ्लो में आ गया। और सिमिलरली फोर्थ पॉइंट में हमने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कर दिया, मतलब 10 रुपए दुकानदार को दे दिए। तो 10 रुपए दुकानदार को दे दिए, वो कौन सा फ्लो हुआ? मनी फ्लो। तो फोर्थ पॉइंट हमारा किस में आ गया? मनी फ्लो में आ गया सर। ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट जो ट्रांजैक्शन थी हमारी, हमने फैक्टर सर्विसेज दी है, पैसा तो नहीं दिया फर्म्स को, फैक्टर सर्विसेज दी है। मैंने कहा तो गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो को क्या कहते हैं? रियल फ्लो। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन किस में आनी चाहिए? रियल फ्लो। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन किस में आ गई? रियल फ्लो। सेकंड ट्रांजैक्शन में है फैक्टर पेमेंट्स। अब वो हमें फैक्टर पेमेंट्स दे रहा है, रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। तो वो आ गई हमारी मनी फ्लो। यहां तक क्लियर है? तो हम आगे बढ़ सकते हैं। लेट अस कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट टॉपिक, टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल सिस्टम। अब हमारे पास सर सिर्फ चार ट्रांजैक्शन थोड़ी होती है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में, 8 ट्रांजैक्शन होती है। आपने तो अभी तक चार ही कराई है। ये नेक्स्ट टॉपिक में आती है हमारे पास, टू सेक्टर इकोनॉमी में अगर हमारे पास फाइनेंशियल सिस्टम आ जाए। सर फाइनेंशियल सिस्टम क्या होता है? तुम सिर्फ बैंक को फाइनेंशियल सिस्टम मान के चलो। देखो, हाउस होल्ड्स क्या करेंगे? हाउस होल्ड्स क्या करेंगे? ट्रांजैक्शन नंबर 5, हाउस होल्ड्स ने कुछ पैसा बचा के बैंक में रख लिया आपने। क्लियर है? सेविंग्स इन बैंक। अब यहाँ पे हाउस होल्ड और प्रोड्यूसर सेक्टर एक दूसरे के साथ ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे, यहाँ पे सिर्फ बैंक्स के साथ करेंगे। क्लियर? तो हाउस होल्ड क्या करेंगे? सेविंग्स करेंगे बैंक्स के साथ या फिर फाइनेंशियल सिस्टम के साथ। प्रोड्यूसर सेक्टर भी तो सेविंग कर सकता है। सर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करने के लिए कभी कभी लोन भी ले लेते हैं, तो बोरोइंग, 6 ट्रांजैक्शन। और 8 ट्रांजैक्शन की हमारे फाइनेंशियल सिस्टम से प्रोड्यूसर भी तो बोरो कर सकता है प्रोडक्शन के लिए। हम सिर्फ कैपिटल थोड़ी इंट्रोड्यूस करते हैं, कुछ पैसा लोन पे भी ले सकते हैं प्रोडक्शन के लिए। तो हमारी फिफ्थ एंड सेवंथ ट्रांजैक्शन देखो, दोनों में सेविंग हो रही है।
फिफ्थ में कौन सेविंग कर रहा है? हाउस होल्ड। सेवंथ में कौन सेविंग कर रहा है? प्रोड्यूसर। तो प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड पुट सेविंग इन फाइनेंशियल सिस्टम। लीकेज और इंजेक्शन का कंसेप्ट अभी आगे बढ़ेंगे, उसको यहाँ पे मैं वापस समझाऊंगा। तो फिफ्थ एंड सेवन ट्रांजेक्शन आप सबको समझ में आई होगी कि हमने हाउस होल्ड्स ने या फिर प्रोड्यूसर सेक्टर ने सेविंग कर दी। अब उसके बाद आते हैं सिक्स एंड एट्थ ट्रांजेक्शन, जिसमें है हमारे पास प्रोड्यूसर एंड हाउस होल्ड बोरो फ्रॉम फाइनेंशियल सिस्टम। प्रोड्यूसर क्यों बोरो करता है? ताकि वो अपनी प्रोडक्शन बढ़ा सके। और हाउस होल्ड क्यों बोरो करता है? ताकि वो अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर बढ़ा सके। इतना क्लियर है? ये एक तरह से इंजेक्शन और लीकेज का काम करता है। इंजेक्शन और लीकेज अभी समझते हैं। इंजेक्शन लीकेज अभी हमें क्लियर नहीं है, तो अभी हम ज्यादा बोलेंगे नहीं इसके बारे में। अभी अगला ही कंसेप्ट हमारे पास आता है इंजेक्शन और लीकेज। सर ये बड़ा गंदा सा डायग्राम बना रखा है आपने। ये एक गुब्बारा है। इस गुब्बारे में से अगर मैंने होल कर दिया तो उसमें से हवा निकल रही है, तो उसको कहते हैं लीकेज। इस गुब्बारे को मैंने नाम दिया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके अंदर से अगर कुछ निकल रहा है ना, तो दिस इज कॉल्ड लीकेज। और अगर इसके अंदर मैंने कुछ सर हवा भर दी, तो उसको हम कहेंगे इंजेक्शन। ये देखो, ये हवा भर रहा है इसके अंदर, ठीक है। तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में अगर हम इनकम को बढ़ा दें किसी तरीके से, तो उसको कहते हैं इंजेक्शन। अगर हम इनकम को बाहर निकाल लें या फिर पैसे को बाहर निकाल लें, तो उसको कहते हैं लीकेज। इतना तो समझ में आया? तो इंजेक्शन और लीकेज को हम स्टडी करते हैं, इनके डायरेक्ट डिफरेंस ही करते हैं, क्योंकि इनकी एक्सप्लेनेशन भी इसी के अंदर कवर्ड है। तो लीकेज क्या होता है सर? लीकेज मतलब कि एक गुब्बारे में से हवा निकाल लेना। मतलब उसके अंदर जो उसकी स्टिफनेस है या फिर उसके जो अंदर भरा हुई हवा है उसके अंदर, उसको बाहर हम धीरे धीरे निकाल रहे हैं। तो उसके अंदर हवा का कैसा इंपैक्ट आ रहा है? नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है, कम होती जा रही है। तो नेगेटिव इंपैक्ट ऑन सर्कुलर फ्लो या फिर प्रोडक्शन भी कह सकते हैं इसको। इंजेक्शन क्या हुआ सर? पॉजिटिव इंपैक्ट ऑन सर्कुलर फ्लो और प्रोडक्शन। सेकंड पॉइंट, सर्कुलर फ्लो। देखो हमने नेगेटिव इंपैक्ट पढ़ लिया, मतलब कि हवा कम हो रही है और उस होल में से हवा बाहर जा भी तो रही है। बाहर जाना, सर अगर हम बैंक में से पैसा निकलवाते हैं ना, तो उसको हम कहते हैं विड्रॉल ऑफ मनी। तो गुब्बारे में से हवा निकालने को भी तो विड्रॉल ही कहेंगे। तो सेकंड पॉइंट आता है हमारे पास, इसमें होता है विड्रॉवल। और सर अगर हम डिपॉजिट करते हैं तो उसको डिपॉजिट कहते हैं। डिपॉजिट को तुम एडिशन भी तो कह सकते हो, इन्वेस्ट करना पैसा बैंक में। तो इंजेक्शन में होता है हमारे पास एडिशन। नेक्स्ट है हमारे पास, इट रिड्यूसेस द फ्लो ऑफ इनकम एंड रिड्यूसेस द डिमांड। और इसमें क्या होएगा? इट इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम एंड इंक्रीजेस द डिमांड। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्थ पॉइंट जो सब मैंने दिया इसमें। सर इंजेक्शन और लीकेज का मतलब तो आपने समझा दिया कि विड्रॉ कर लेने को या फिर नेगेटिव इंपैक्ट डालने को सर्कुलर फ्लो में कहते हैं लीकेज, और इंजेक्ट करने को या एडिशन करने को या पॉजिटिव इंपैक्ट डालने को कहते हैं हम इंजेक्शन। सर इसको एग्जाम्पल से कैसे एक्सप्लेन करें? देखो, तो हमारा एग्जाम्पल है इसका कि जब हम लीकेज करते हैं, मान लो मैं एक कंज्यूमर हूं, मेरे पास 1,000 रुपए हैं, मैं उनमें से 200 रुपए सेव करने को तैयार हूं और 800 रुपए मैं खर्चने को तैयार हूं। तो एक प्रोड्यूसर के पास कितने पैसे जाएंगे? 800 रुपए जाएंगे इकोनॉमी में। प्रोड्यूसर 800 रुपए ले जाएगा इकोनॉमी में। प्रोड्यूसर 800 रुपए ले जाएगा इकोनॉमी में। तो प्रोड्यूसर उन 800 रुपए को लेके प्रोडक्शन करेगा। उन 800 रुपए से 800 रुपए का प्रोडक्ट बनाएगा। 800 रुपए का प्रोडक्ट मुझे कंज्यूमर को देगा। मैं कंज्यूमर फिर वही 800 रुपए के ऊपर 800 ही खर्चूंगा। मतलब कि मेरी इनकम मेरे पास आई थी 1,000 रुपए, बट मेरी इकोनॉमी में कितना फ्लो कर रहा है? सिर्फ 800 रुपए इधर से उधर हो रहा है। तो मैंने क्या कर लिया? 200 रुपए सेव करके लीकेज कर दी सर। तो 200 रुपए सेव करने से सेविंग्स किसका एग्जाम्पल हो गया हमारा? सर लीकेज का एग्जांपल हो गया सेविंग्स। क्लियर है? मतलब कि इकोनॉमी में अगर मैं 1,000 रुपए ही खर्च देता ना, तो 1,000 रुपए ट्रैवल होते इकोनॉमी में सर्कुलर की। बट अब मैंने सिर्फ 200 जो सेव कर लिया ना, वो 200 लीक हो गए इकोनॉमी में से। क्लियर है? लीकेज का कंसेप्ट। तो अब मैंने बोला कि यदि मैंने सेव कर लिया तो मैं जो 800 रुपए खर्च रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं से प्रोड्यूसर गुड्स बना पा रहा है। उन्हीं से प्रोड्यूसर गुड बना पा रहा है। पहले अगर मैं 1,000 रुपए ही खर्च देता था, तो 1,000 रुपए के गुड्स बना पाता था वो। बट अब मैं सिर्फ 800 रुपए खर्च रहा हूँ। तो अब प्रोड्यूसर कितने के गुड्स बना सकते हैं? सिर्फ 800 के। तो रिडक्शन इन प्रोडक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट प्रोडक्शन पे भी तो आया है। अब देखो इस कंसेप्ट को कि नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन क्यों आता है। अब क्लियर हुआ? नेक्स्ट आते हैं सर टैक्सेस। अगर मैं 1,000 रुपए इनकम कमा रहा हूँ, उसमें से मुझे 50 रुपए का टैक्स देना पड़ रहा है, तो मैं कितने खर्च पाऊंगा? 950 रुपए। अगर मैं टैक्स ना देता, तो 1,000 रुपए की प्रोडक्शन होती इकोनॉमी में।
बट अब मैं टैक्स दे रहा हूँ तो सिर्फ 950 की प्रोडक्शन हो रही है, ये भी तो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। तो दैट्स वाई सेकंड एग्जांपल इज टैक्सेस। इंपोर्ट्स, सर इंपोर्ट होता है कि हमने बाहर से गुड्स बना मंगवा लिए और बाहर वालों को पेमेंट कर दी। अब हमें इंडिया से मतलब है। इंपोर्ट, इंपोर्ट से क्या होगा? सर मैंने इनकम कमाई थी 1000 रुपए, जिसमें से मैंने 300 का इंपोर्ट कर लिया। 300 का इंपोर्ट कर लिया मतलब ये 300 रुपए ना मेरे इंडिया के प्रोड्यूसर के पास नहीं गए, बाहर के प्रोड्यूसर के पास गए। तो मेरे पास इंडिया के प्रोड्यूसर को देने के लिए कितने पैसे बचे? सिर्फ 700 रुपए। ये किस वजह से कम हुए? इंपोर्ट की वजह से। क्लियर है? इसके एग्जांपल्स हैं सेविंग्स के, नहीं लीकेज के एग्जांपल है सेविंग, एक्सेस, इंपोर्ट्स, SIT। नेक्स्ट है हमारे पास इंजेक्शंस। इंजेक्शन के एग्जांपल क्या हुए सर? सर अगर हम पैसा बचा लेते थे उसको कहते थे हम लीकेज। बट अगर वही पैसा हम इन्वेस्ट कर दें तो उसको कहेंगे हम इंजेक्शन, कि हमने इंजेक्ट कर दिया पैसा इकोनॉमी में। ठीक है। सर एक्सपोर्ट से कैसे इंजेक्शन होता है? देखो, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए, बाहर कंट्री में बेच दिए, बाहर की कंट्री से पैसा आएगा, वो पैसे से मैं और प्रोडक्शन करके मे बी अपनी ही कंट्री में सर्कुलर फ्लो को बढ़ावा दूंगा। तो एक्सपोर्ट से क्या होता है? इंजेक्शन। एंड इंपोर्ट से क्या होता है? लीकेज। ये आपको बाकी सारे टॉपिक्स में भी कंटिन्यू होएगा, बाकी चैप्टर्स में भी इंपोर्ट, नेशनल इनकम में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है, और हमारे एग्रीगेट डिमांड में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट आता है। C+I+G+X-M एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बेसिक क्राइटेरिया क्या होता है? इंपोर्ट क्या करता है? हमारी लीकेज करता है। एक्सपोर्ट क्या करता है? हमारी इंजेक्शन करता है। अब आते हैं वापस हमारे ऊपर वाले टॉपिक पे। हमने यहाँ पे पढ़ा था सर कि हाउस होल्ड सेविंग कर रहा है और प्रोड्यूसर भी सेविंग कर रहा है। फिफ्थ एंड सेवेंथ ट्रांजेक्शन में हमने देखा था कि दोनों सेविंग्स कर रहे हैं। तो फिफ्थ एंड सेवन ट्रांजेक्शन के पास हमने यहाँ पे लिखा हुआ है सर लीकेज लिखा हुआ है। अब समझ में आया? सेविंग्स लीकेज का एग्जाम्पल है, इसी करके यहाँ पे हमने लीकेज नाम दे दिया इसको। नेक्स्ट है हमारे पास सिक्स एंड एट ट्रांजेक्शन में सर हम बोरो कर रहे हैं। बोरो कर रहे हैं कहाँ से कर रहे हैं? फाइनेंशियल सिस्टम से। मतलब कि इकोनॉमी में लाने के लिए हमारे पास और पैसा आ गया। अगर मैं आज जाके बैंक में लोन लेता हूँ तो बैंक उसके बदले में मेरे गुड्स एंड सर्विसेज तो नहीं लेगा। इससे बढ़िया तो मैं सेल ही कर देता मार्केट में। अगर मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं, मैं लोन क्यों लूंगा? क्योंकि मुझे, मेरे पास गुड्स एंड सर्विसेज नहीं है देने को। मैं डायरेक्ट पैसा चाहता हूँ जो कि मैं इकोनॉमी में फ्लो कर सकूं। तो अगर हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के लिए बोरो कर रहे हैं, या फिर प्रोड्यूसर प्रोडक्शन के लिए बोरो कर रहा है, उसको भी तो हम क्या कहेंगे? इंजेक्शन। यहाँ पे आप बोरोइंग का एक और एग्जांपल लिख सकते हो। यहाँ पे मैंने एक थर्ड एग्जांपल नहीं लिखा, उसमें आप बोरोइंग लिख सकते हो। तो हमारे पास कितने कंसेप्ट हो गए, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो गया हमारे पास। फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो हो गया। कौन से फेजेस होते हैं हमारे पास? फेज ऑफ प्रोडक्शन, फेज ऑफ इनकम जनरेशन एंड फेज ऑफ एक्सपेंडिचर। उसके बाद आता है हमारे पास रियल फ्लो, मनी फ्लो। रियल फ्लो किसका फ्लो होता है? गुड्स एंड सर्विसेज का। मनी फ्लो किसका फ्लो होता है? पैसे का, मनी का। और टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी में क्या होती है? हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर सेक्टर। 1 2 3 4 ट्रांजेक्शन आप इसको दोबारा रीड आउट कर लीजिएगा नोट से, ताकि अच्छे से रिवाइज हो। नेक्स्ट है हमारे पास टू सेक्टर इकोनॉमी विद फाइनेंशियल सिस्टम। फाइनेंशियल सिस्टम में क्या होता है सर? फाइनेंशियल सिस्टम से हम या तो सेव कर सकते हैं, मतलब पैसा बचा के फाइनेंशियल सिस्टम में डाल सकते हैं, या फिर पैसा बोरो कर सकते हैं फाइनेंशियल सिस्टम से। तो सेविंग करने को सर हम कहते हैं लीकेज, और बोरो करने को कहते हैं सर इंजेक्शन। तो इंजेक्शन और लीकेज के अंदर आप एग्जाम्पल्स के साथ इसके डिफरेंस जरूर स्टडी कर लीजिएगा, एग्जाम्स में आने के चांसेस हैं इसके। नेक्स्ट कंसेप्ट आता है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। उसके बाद एक छोटा सा कंसेप्ट आएगा इंपॉर्टेंस, उसके बाद ये चैप्टर वाइंड अप हो जाएगा। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास स्टॉक एंड फ्लो कंसेप्ट। सर स्टॉक फ्लो बहुत दिक्कत होती है सर इसके एग्जांपल्स में। सर क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हाँ ये इसको कैसे समझे, स्टॉक क्या है, फ्लो क्या है। एक छोटी सी ट्रिक दूंगा मैं आपको इसके एग्जांपल समझाते हुए। पहले इसका कंसेप्ट समझते हैं। इकोनॉमिक वेरिएबल्स मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। स्टॉक क्या होता है? इकोनॉमिक वेरिएबल्स जिसको हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे स्टडी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 31 मार्च को या फिर आज की डेट में मेरे जेब में कितना पैसा है, मेरे पर्स में कितना पैसा है, दैट इज आई एम कैलकुलेटिंग एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है। तो मेरी जेब में कितना कैश है वो क्या हुआ? हमारा स्टॉक कंसेप्ट हुआ। बट ऑन द अदर हैंड, मैं इस महीने मेरी कैश फ्लो ऊपर नीचे होएगी और मैं इनकम कमा लूंगा इतनी। फॉर एग्जाम्पल 4000, 5000, 6000, कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल। तो मैं इतनी इनकम कमा लूंगा, तो वो मेरा होता है फ्लो कंसेप्ट, कि हम एक
ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम कितनी इनकम जनरेट कर लेंगे, वो होता है हमारा फ्लो कंसेप्ट। बट अगर हम एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कैलकुलेट करने बैठेंगे तो वो आता है हमारा स्टॉक कंसेप्ट। तो स्टॉक की डेफिनेशन में तुम्हें सिर्फ इतनी सी चीज याद रखनी है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। और फ्लो में क्या याद रखना है, ड्यूरिंग और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। अब स्टॉक कंसेप्ट में नो टाइम डायमेंशन, नो टाइम डायमेंशन क्या होता है सर, इसको आप फ्लो से ज्यादा अच्छे से समझोगे। फ्लो के अंदर हमारे पास टाइम डायमेंशन होते हैं, देखो, लाइक पर डे, पर आवर, पर मंथ, पर एनम। ये सारी चीजें आपने सुनी होगी, जिनके आगे पर आवर, पर डे, पर मंथ, पर एनम, फॉर एग्जांपल सैलरी, ये सब चीजें, इनकम जनरेशन। तो ये सारी चीजें हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट करते हैं कि हमने इतने टाइम में कितनी जनरेट करी है। तो इनकी टाइम डायमेंशन होती हैं। मतलब एक, फॉर एग्जांपल, मैं फ्लो कंसेप्ट में एक चीज याद कराता हूँ जो हमारे फोर्थ पॉइंट में आएगी। हम स्टॉक कंसेप्ट को मानेंगे बैलेंस शीट आइटम, अकाउंट्स की टर्म्स में ही, अकाउंट्स ही अच्छे से अगर तुम्हें आता है ना, तो फ्लो और स्टॉक तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। देखो, फ्लो कंसेप्ट को मैं मानता हूँ पी एंड एल आइटम या फिर अदर देन बैलेंस शीट आइटम, और स्टॉक कंसेप्ट को मानता हूँ बैलेंस शीट आइटम। बैलेंस शीट आइटम मतलब सर, एसेट हो सकती है, लाइबिलिटी हो सकती है, या कैपिटल हो सकता है। एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल का सर स्टॉक एंड फ्लो से क्या रिलेशन है, अभी देखना एग्जांपल्स के साथ समझोगे। देखो, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, बैलेंस शीट में हम लिखते थे क्लास 11th लास्ट चैप्टर, एज एट या एज ऑन लिखते थे। एज एट का मीनिंग क्या हुआ, एज एट मतलब कि उस डेट पे उस एसेट की कितनी वैल्यू है हमारे पास, मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो उसको कंसेप्ट को हमने क्या नाम दिया था यहाँ पे, स्टॉक कंसेप्ट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, बैलेंस शीट। और पी एंड एल पे क्या लिखते थे सर, फॉर द ईयर एंडिंग, एंडिंग, फॉर द ईयर एंडिंग मतलब पूरे साल का डेटा, फ्रॉम 1 अप्रैल से लेके फ्रॉम अप टू 31 मार्च। देखो, अगर हम सैलरीज देते थे तो पी एंड एल में कौन सी सैलरीज उतारते थे, जितनी हम पूरे 12 महीने में दे चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसी करके हमारे ना, ये टाइम डायमेंशंस के अंदर होती है। ये जो फ्लो कंसेप्ट होता है हमारा टाइम डायमेंशंस के अंदर होता है, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का टाइम डायमेंशन फॉर एग्जांपल, या फिर हर दिन का टाइम डायमेंशन ले लो, या फिर हर आवर का टाइम डायमेंशन ले लो, हर मंथ का ले लो। बट स्टॉक कंसेप्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे होता है। फ्लो स्टार्टिंग, फ्लो का एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है, एंड पॉइंट भी होता है, उसके बीच में जो सारी चीजें होती हैं उसको कहते हैं फ्लो। बट एक पॉइंट पे अगर मैंने एक चीज को गिन लिया तो दैट इज स्टॉक, बस इतना याद रखना है, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारे पास स्टैटिक कंसेप्ट एंड डायनेमिक कंसेप्ट। स्टैटिक कंसेप्ट ऑब्वियसली एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो चीज है वो तो उतनी ही रहेगी, बट जो चीज हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैलकुलेट कर रहे हैं वो चेंज होती रहेगी। तो स्टैटिक रहना मतलब स्थिर रहना, और डायनेमिक होना मतलब चेंज होना। अब याद कैसे करेंगे सर, एग्जांपल्स, अगर हमारे पास क्वेश्चन में आ जाए कि इस कॉन्सेप्ट को बताओ, ये स्टॉक है या फ्लो है, स्टॉक है या फ्लो है, नहीं होता हमसे। देखो, अगर कोई भी चीज तुम्हें लगे कि ये एसेट है या लाइबिलिटी है या फिर कैपिटल है, तो उसको तुम मानोगे क्या, स्टॉक कंसेप्ट। और अगर कोई भी तुम्हें लगे इनकम है, प्रॉफिट है, एक्सपेंस है, कुछ भी लगे, तो उसको तुम क्या डाल दोगे, फ्लो कंसेप्ट। देखो, एग्जांपल्स आते हैं हमारे पास, क्लोजिंग स्टॉक को क्या माने सर, स्टॉक वर्ड ही लिखा हुआ है इसमें सर, तो क्लोजिंग स्टॉक ले लो, स्टॉक। कैपिटल, कैपिटल सर कैसे स्टॉक कंसेप्ट हुआ, देखो, तुम बैलेंस शीट बनाते थे क्लास 11th में, तो क्लास 11th में बैलेंस शीट बनाते हुए कैपिटल नहीं डालते थे बैलेंस शीट के अंदर। तो कैपिटल बैलेंस शीट आइटम है, बैलेंस शीट होती है हमारी एज एट, मतलब एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बैलेंस शीट आइटम हमारी कौन सी होगी, स्टॉक कंसेप्ट। सर, मनी सप्लाई को स्टॉक क्यों लेते हैं हम, मनी सप्लाई, मनी हमारी बैलेंस शीट में मनी आती है, कैश तो आता है, कैश इज मनी, कैश इज मनी, यहाँ पे हम कैश को मनी कंसीडर करेंगे। तो मनी सप्लाई, कैश इज मनी, कैश इज अ बैलेंस शीट आइटम, बैलेंस शीट आइटम को लिखते हैं हम एज एट, एज एट का मतलब क्या हुआ, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बैलेंस शीट आइटम क्या हुई, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज ऑल्सो नोन एज स्टॉक कंसेप्ट। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं हमारे पास, फ्लो कंसेप्ट कैसे याद रखें सर, एग्जांपल्स इसके, प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होता है, पी एंड एल आइटम है सर, नेट प्रॉफिट लिखते थे हम बैलेंसिंग फिगर निकाल के। तो पी एंड एल आइटम मैंने तुम्हें बताई थी फ्लो कंसेप्ट। डेप्रिसिएशन, सर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस को हम डालते हैं पी एंड एल के डेबिट साइड। सेविंग्स, सर ये तो नहीं आता पी एंड एल में, बेटा सेविंग्स कहाँ से करोगे,
अगर कुछ कमाओगे तो उसी में से सेविंग करोगे, मतलब प्रॉफिट में से ही कुछ पार्ट तुम बचा पाओगे। और प्रॉफिट कहाँ आता है तुम्हारा? P&L में। P&L इज अ फ्लो कंसेप्ट। नेशनल इनकम, पूरे नेशन की इनकम। देखो, एक पर्सन की इनकम निकाल लो या फिर पूरे नेशन की इनकम निकाल लो, निकलेगी तो अकाउंट बना के या स्टेटमेंट बना के। और वो कौन सी स्टेटमेंट होती है जिससे हम प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं, इनकम निकालते हैं? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कब तक के लिए निकालते हैं हम? ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो कोई भी इनकम हुई, तो मान लो नेशनल इनकम हुई, तो उसको मानना तुमने बैलेंस शीट आइटम नहीं होती वो हमारी P&L की आइटम होती है, क्योंकि हम इनकम को स्टेटमेंट ऑफ P&L से ही निकालते हैं, नेशनल इनकम। क्लियर है ये कंसेप्ट? तो ये फ्लो कंसेप्ट हुआ। ये जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स थे, ये मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए, आप मेरे नोट्स में रीड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी डाउट हुआ स्टॉक या फ्लो कंसेप्ट में, या फिर सर इसको ऐसा क्यों कहते हैं, इसको ऐसा क्यों कहते हैं, मैंने अपनी ईमेल आईडी भी मेंशन कर दिया डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। आप मुझे वहां पे राइट कर सकते हो, आपको मैं विद इन 12 आवर्स या विद इन 24 आवर्स आपको मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, सर ये कंसेप्ट है? हाँ है। कई बुक्स में वो है, कई बुक्स में नहीं है। तो इंपॉर्टेंस क्या होती है, हम सर्कुलर फ्लो क्यों स्टडी करते हैं? बस ये 4 पॉइंट्स तुम्हें याद रखने हैं। इंपॉर्टेंस क्या होती है सर्कुलर फ्लो की? इंटरडिपेंडेंस अमंग सेक्टर्स, कि हमें पता होना चाहिए कि एक सेक्टर दूसरे सेक्टर पे कैसे इंटरडिपेंडेंट है। जैसे हमने अभी कौन से 2 सेक्टर में पढ़ी है? 2 सेक्टर कौन से? हाउस होल्ड एंड फर्म्स। फर्म्स हाउस होल्ड के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है? फैक्टर सर्विसेज के लिए डिपेंडेंट है। और गुड्स एंड सर्विसेज भी तो हाउस होल्ड ही खरीदेगा, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी तो हाउस होल्ड ही करेगा। अब हाउस होल्ड प्रोड्यूसर के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है? गुड्स एंड सर्विसेज ही कौन प्रोड्यूस करेगा इकोनॉमी में? प्रोड्यूसर प्रोड्यूसर सेक्टर। तो इसको कहते हैं इंटरडिपेंडेंस को स्टडी करना। इसको हम किसके थ्रू कर सकते हैं स्टडी? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के थ्रू। नेक्स्ट है हमारे पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ इंजेक्शन एंड लीकेज। इंजेक्शन एंड लीकेज का भी हम कंसेप्ट पढ़ के आए हैं कि इकोनॉमी में कुछ इंजेक्ट कर देना और किस इकोनॉमी में से कुछ पैसा निकाल लेना। इंजेक्शन एंड लीकेज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं हम इसके थ्रू। नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एक पूरा चैप्टर आता है, उसके अंदर हमारे पास 3 मेथड्स आते हैं। प्रोडक्शन या फिर वैल्यू एडेड मेथड, प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड। सर हमारे फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो भी तो यही थे, प्रोडक्शन, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सपेंडिचर। नेशनल इनकम भी तो निकाल सकते हैं हम इस सर्कुलर फ्लो के तरीके से, क्योंकि ये तीनों तो इक्वल ही रहेंगे इकोनॉमी में। इक्वल ही रहते हैं इकोनॉमी में। जितनी प्रोडक्शन होएगी उतनी इनकम जनरेट होएगी, जितनी इनकम जनरेट होएगी उतना ही एक्सपेंडिचर होएगा, जितना एक्सपेंडिचर होएगा उतना ही प्रोड्यूसर के पास जाएगा, प्रोडक्शन होएगी। क्लियर है इतना कंसेप्ट? नेक्स्ट आते हैं लास्ट पॉइंट, इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने शुरुआत में भी पढ़ी थी, कंजम्पशन। इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब कि अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटीज जितनी भी इकोनॉमी में हो रही हैं, उसको इंडिकेट करता है हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। हेड पॉइंट्स लर्न करो, छोटा छोटा एक्सप्लेनेशन लिखो, दैट्स इट। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एक एडिशन क्वेश्चन बन जाता है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। तो यहाँ पे आके हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर वीडियो नहीं पसंद आई तो डिसलाइक का भी ऑप्शन है। फीडबैक जरूर देना अपना। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं आपसे मिलता हूँ एक अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर।